Hello everyone, this is RG. Welcome back to our YouTube channel. So chapter number 3 periodic table class 11th का फाइन. तो अब तक हम बेसिकली पूरा हिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक बना चुके हैं कि मोजले ने किस तरीके से अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया. फाइन. तो ये चैप्टर अब इसके बाद एक अलग ही मोड पे चला जाता है, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. फाइन. यानी कि जो प्रॉपर्टीज कुछ पीरियड के बाद हो रही हैं रिपीट. फाइन. ऑब्वियसली पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल एक्चुअली रेपिटेशन के ऊपर ही बनी हुई चीज है. फाइन. तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ टाइम के बाद हो रही हैं रिपीट, हमें उन चीजों को पढ़ना है. पर उन चीजों को पढ़ने से पहले फाइन, आपने इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में क्लास 10th में भी सुना होगा. फाइन. एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से काम करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरीके से बढ़ती है या कम होती है. ठीक है ना. पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो वो चीज कम हो रही है ज्यादा हो रही है, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो एक ग्रुप में तब वो चीज ज्यादा हो रही है या कम हो रही है. क्लियर. इस चीज को हम बेसिकली पीरियोडिक ट्रेंड्स बोलते हैं. क्लियर. पर पीरियोडिक ट्रेंड्स को करने से पहले एक टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. फाइन. एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब सोचने की बात ये है कि ये क्या फंडा है यार, ये किस बला का नाम है. ठीक है ना. तो पहले तो इसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम इसको टेक्निकली सॉल्व करेंगे. आज का टॉपिक पूरा एडवांस लेवल टॉपिक है. फाइन. तो पहले तो चीज देखें क्या है. देखिए यहां पे न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है. सपोज दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल. सपोज थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा. ठीक है ना. तो ये जो न्यूक्लियस इसके लिए अपनी अट्रैक्शन दिखा रहा है. ठीक है ना. अट्रैक्शन. बिल्कुल. ये जो न्यूक्लियस इसके लिए जो अपनी अट्रैक्शन दिखा रहा है हम उसको बोलते हैं इसका न्यूक्लियर चार्ज. पर मुद्दे की बात ये है कि हमने इसके सामने ये शब्द क्यों लगाया है जिसका नाम है इफेक्टिव. बड़ा सिंपल सा फंडा है. वो इफेक्टिव शब्द हमने इसलिए लगाया है बिकॉज सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स या फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जिसे क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन क्रिएट कर रहे होंगे. देखिए जो अंदर के शेल हैं ये इसको क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन क्रिएट कर रहे होंगे. इस चीज को समझने की जरूरत है. बड़ा सिंपल फंडा है. थर्ड बेंच पे बैठा है अर्नब, थर्ड बेंच पे बैठा है. क्लियर. कोई दिक्कत. अब अर्नब वांट टू आस्क मी अ डाउट. ठीक है ना. वो अर्नब गोस्वामी नहीं, अर्नब. फाइन. अर्नब गोयल. सो अर्नब बेसिकली मेरे को एक डाउट पूछना चाहता है. पर अर्नब से पहले जो दो बेंच आते हैं यानी कि फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच, वो हम दोनों के कनेक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा इंटरप्शन है. क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि पहले हमारा डाउट लेना चाहिए था, या एक्चुअली में वो लोग इस तरीके से एक मतलब कह सकता हूं कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं कि एक्चुअली सम ऑफ माय ध्यान, मेरी जो कुछ कंसंट्रेशन है, मेरा जो कुछ फोकस है वो एक्चुअली में फर्स्ट और सेकंड बेंच पे चला गया. बड़ी सिंपल सी बात है. ये जो न्यूक्लियस है ये तो इनको भी अट्रैक्शन कर रहा है. तो ये अपनी जितनी पावर है, कितनी पावर है इसके पास, उतनी पावर है जितने इसके पास प्रोटॉन्स है, ये उतनी पावर से इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है. समझ के ध्यान दीजिए. यहां पे जो Z है, ठीक है ना, क्योंकि Z ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. एक्चुअली में Z ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. वो अपने प्रोटॉन की पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है पर उतनी पावर से उस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता बिकॉज जो अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको बेसिकली रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं. अगर आप ये डायग्राम समझ पा रहे हैं, अंदर के चाहे वो दूसरे सेल के हैं चाहे वो पहले सेल के हैं, बाहर के सेल को एक रिपल्शन देंगे. यानी कि तीसरे बेंच पे बैठा वो बच्चा, मैं उसको उतना फोकस नहीं दे पाऊंगा बिकॉज पहले दो बेंच के बंदे जो हैं वो उसके लिए क्या है, हम दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है. क्लियर. तो पहले दो शेल जो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, रिपल्शन बाय द इनर शेल्स,
इसको हम बोलते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग, ठीक है ना। रिपल्शन बाय इनर शेल्स या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, हम इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एंड इसको मेंशन किया जाता है सिग्मा से, ठीक है ना। शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसको शो किया जाता है सिग्मा से। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि एक्चुअली में Z स्टार होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि एक्चुअली में Z स्टार होता है, वो क्या चीज आया, वो आया Z माइनस सिग्मा। इस चीज को समझिएगा, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, यानी कि जितनी पावर मैं लगा सकता था माइनस जितनी बीच में शील्डिंग आ गई, क्लियर। मैं ऑर्डर के ऊपर कितना फोकस कर सकता था, बीच में कितनी शील्डिंग आ गई, कितनी रुकावट आ गई, वो करती माइनस। नाउ दैट इज द फाइनल नेट रिजल्टेंट फोकस जो मैं उसको दे पाया, ठीक है ना। मैं थर्ड बेंच के बच्चे को जितना फोकस दे के पढ़ाना चाहता था, फर्स्ट और सेकेंड ने जितना उसे माइनस कर दिया वो मैंने कम कर दिया, कोई दिक्कत, क्लियर। अब फिफ्थ बेंच जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है उससे थर्ड बेंच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। फाइन, फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन के कारण हमें अंदर रिपल्शन नहीं मिलेगी। बड़ी सिंपल सी बात है, बाहर के शेल का हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ता है अंदर के शेल का। तीसरे के बच्चे तक पहुंचने पे, थर्ड बेंच तक के बच्चे के पास पहुंचने के लिए पहले दो बेंच के डाउट्स को क्लियर करके, पहले दो बेंच के बच्चों से फोकस हटा के थर्ड पे जाना पड़ेगा। एंड फिफ्थ वाला एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो पीछे है, उसे इग्नोर किया जा सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा मेंशन मैंने किया हुआ है, दिस इज द न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है। थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं निकालना चाहता हूं कि कितना पावर से मैं उसे खींच पा रहा हूं, कितने पावर से न्यूक्लियस उसे खींच पा रहा है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कितनी पावर से आप उसे खींच पा रहे हैं। पर हमें यह पता है कि अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो दूसरे के हैं चाहे वो पहले के हैं, एक अच्छा खासा रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं या एक अच्छा खासा शील्डिंग कर रहे हैं। ये एक्चुअली में ये बात कह रहे हैं कि अरे न्यूक्लियस तुम हमारे ऊपर ज्यादा फोकस करो, थर्ड शेल के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो। तो अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना नेट चार्ज नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए था। तो कितना लगेगा, इसके ऊपर लगेगा उतना जितना लग सकता था माइनस जितनी शील्डिंग आ गई। फाइन, दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज, जितना लग सकता था। अगर मान लीजिए कि ये आयरन की बात हो रही है, सपोज आयरन की बात हो रही है, तो 26 प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर, एटॉमिक नंबर 26 से 26 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 26 पावर लग सकती थी पर नहीं लगेगी। 26 पावर नहीं लगेगी यहाँ पे, यहाँ 26 ही आएगा, पर यहाँ जितना सिग्मा होगा वो कम हो जाएगा, जितना इन्होंने शील्डिंग दी होगी वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली ये नेट निकल आएगा कि कितना है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब सोचने की बात यह है कि नेट कितना निकल के आएगा। फाइन, दिस इज फाउंड आउट बाय स्लेटर्स रूल। एक बात याद रखना, स्लेटर रूल कहीं नहीं आने वाला, आज तक नहीं आया तो अब क्या आएगा। पर क्योंकि हमें एडवांस लेवल चीजें पढ़नी है तो डेफिनेटली स्लेटर रूल बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ताकि हमें ये बात की अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से काम कर रहा है। तो लेट्स हैव द स्लेटर रूल। So next topic is Slater's rule, ठीक है ना। तो स्लेटर रूल के लिए सबसे पहले तो यार एक टेबल बनाएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज n-1 n-2, this is 1s 0.30, ns np 0.35 0.851, and this is d and f 0.3511। ये एक्चुअली में सिग्मा का टेबल है, ठीक है ना, यानी कि कौन कितनी शील्डिंग देता है,
ठीक है ना, थोड़ा सा समझाता हूं मैं क्या पढ़ रहा है। 1s का इलेक्ट्रॉन 0.30 शील्डिंग देता है। कोई भी नंबर 1 से ज्यादा नहीं आ सकता, बिकॉज एक प्रोटॉन एक ही अट्रैक्शन कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक रिपल्शन क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। फाइन, मतलब इंडेक्स वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ द रिपल्शन 1 हो सकती है, ठीक है ना। तो 1s 0.30 रिपल्शन करता है अपने ही शेल में, n नंबर मतलब अपने ही शेल में, ठीक है ना। कोई भी और s या p का इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अपने शेल में तो 0.35 रिपल्शन करेगा, जबकि अपने से एक कम वाले शेल का जो ns या p है वो 0.85 रिपल्शन करेगा। यानी कि सपोज, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं थर्ड बेंच पे बैठा हूं, ठीक है ना, और कोई और भी थर्ड बेंच पे बैठा है, तो मैं भी तो अपने साथ वाले को रिपल्शन दे रहा हूं ना, समझ के देखिए। ये सपोज एस या पी का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इस बंदे को यार क्या सिर्फ यही रिपल्शन दे रहा है, ये भी तो रिपल्शन दे रहा होगा ना यार। पर ये जो रिपल्शन दे रहा है दिस इज 0.35, पर ये जो रिपल्शन दे रहा है वो 0.85 है, एंड ये जो रिपल्शन दे रहा है वो 1 है। सेकेंड लाइन का मतलब है आपके शेल का बंदा, देखो थर्ड शेल में, मान लीजिए थर्ड बेंच पे अर्नब बैठा था, ही वांट टू आस्क मी अ डाउट, आई वांट टू फोकस हिम, पर उसी के साथ जो बंदा बैठा है वो भी तो एक रिपल्शन दे रहा है ना, वो भी तो कह रहा है कि सर मैं भी तो थर्ड पे बैठा हूं, आप पहले अर्नब का डाउट क्यों ले रहे हो, मेरा डाउट क्यों नहीं ले रहे हो। अल्टीमेटली उसी के शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन दे रहा है, जिसके कारण ये न्यूक्लियस का फोकस इसके ऊपर रिलेटिवली और कम हो जाएगा। तो वो कितना कम हो जाएगा, देखो खुद के शेल का बंदा इतना ज्यादा, मतलब कहते हैं धोखा नहीं देता, ठीक है ना, तो खुद के शेल का बंदा जो है वो इतना ज्यादा धोखा ना देने के कारण उसका रिपल्शन वैल्यू जो है वो सबसे कम है, दैट इज 0.35। पर आपसे एक कम वाला उसका रिपल्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है, दैट इज 0.85, एंड उससे एक कम वाले का तो पूरा ही है। यानी कि अर्नब को सेकंड वाला 0.85 चांसेस हैं कि क्वेश्चन नहीं आस्क करने देगा, जबकि फर्स्ट वाले का तो पूरा पूरा एक वैल्यू का रिपल्शन है। इज दैट थिंग क्लियर? सिमिलरली आस्किंग फॉर डी एंड एफ, अगर डी एंड एफ का इलेक्ट्रॉन है दैट इज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। डी एंड एफ में खुद के शेल का, यानी कि खुद के सब शेल का बंदा इनका 0.35 रिपल्शन करता है, खुद के सब शेल का बंदा इनका 0.35 रिपल्शन करता है, पर इनसे कम वाले जो है वो पूरा पूरा 1 रिपल्शन करते हैं, ठीक है ना, इनसे कम वाले जो है वो पूरा पूरा 1 रिपल्शन करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? इस चीज को ऐसे ना याद करके जब हम एक एग्जांपल में करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर, हम वो एग्जांपल अभी जो अभी हमने आयरन बोला था उसी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर आयरन। लेट्स हैव द केस ऑफ आयरन 26। लेट मी राइट द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। फाइन, बिकॉज फोर्थ शेल बाद में आता है तो लेट मी राइट इट एज 4s। कोई दिक्कत? फाइन, सबसे पहला काम यार, ये जो चीजें बनी हुई ना इसके हिसाब से सेट बना, ठीक है ना। फर्स्ट 1s का एक अलग सेट है, 2s 2p का अलग सेट है। देखिए n s और p का एक ही सेट है, s और p का एक ही सेट है, d का अलग सेट है, s का अलग सेट है। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि अब 3 तो एक साथ ही था, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, पर यार एक्चुअली में s और p एक अलग कैटेगरी है, d एंड f एक अलग कैटेगरी है, इसलिए 3 का d अलग रखा जाएगा, ठीक है ना। स्पेस यहाँ पे यूं ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसा कर सकते हैं 3d6 4s2, पर ये कैटेगरीज अलग, कोई दिक्कत? ये पता है ना बस, ये जो है ये अलग अलग दो कैटेगरीज क्यों रखी है, बिकॉज s और p एक डिफरेंट चीज है, d अपने आप में एक अलग चीज है। क्लियर? कोई दिक्कत? थोड़ा सा ध्यान रखना बस, ठीक है ना। मैं हर एक के ऊपर निकाल के दिखाता हूं। 1s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज अ इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग इन 1s, जो इलेक्ट्रॉन 1s में है उसके ऊपर कितना रिपल्शन है एंड उसके ऊपर कितना, हम सारा कुछ ही निकाल लेंगे, इसके ऊपर सिग्मा निकाल लेंगे एंड देन z भी निकाल लेंगे, z स्टार इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा। फाइन, सब कुछ ही निकाल लेंगे, बेफिक्र रहिए। इसके ऊपर सिग्मा निकालिए। देखिए 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसको 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यानी कि एक मैं हूं एक और है बंदा, ठीक है ना। आप मेरे ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो तो मेरे ऊपर कितनी रिपल्शन है, अभी 1 के 0 शेल तो है नहीं है कोई, तो मेरे को तो मैक्सिमम कौन रिपल्शन कर रहा है, सिर्फ ये साइड वाला बंदा, और कोई बंदा रिपल्शन नहीं कर रहा। सोच के देखिए,
सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज यहाँ 2 लिखा हुआ, बड़ी सिंपल सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मैं हूं एक और है। सपोज फर्स्ट शेल में हम लोग रिजाइड कर रहे हैं, मेरे को कौन बंदा रिपल्शन कर रहा है? सिर्फ यही बंदा रिपल्शन कर रहा है ना, क्योंकि आगे वालों का मेरे को कोई लफड़ा ही नहीं है यार। फर्स्ट वाले को सेकंड थर्ड का कोई लफड़ा नहीं है। जैसे थर्ड बेंच पे आने को कोई दिक्कत नहीं थी यार, फिफ्थ शेल क्या कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ अंदर वाले शेल का लफड़ा होता है। देखो 1 से अंदर तो कुछ है नहीं है, ठीक है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बंदा रिपल्शन कर रहा है, मल्टीप्लाई कितनी रिपल्शन कर रहा है, यहां लिखा हो 1s की रिपल्शन 0.30 होती है। ध्यान देना जरा, धीरे धीरे करके आ जाएगा। सो ये आ गया 0.30, इसका मतलब यहां z स्टार 26 माइनस 0.30 यानी कि आ गया 25.70। क्लियर? चलिए ये तो हो गया 1s का केस। अब चलते हैं 2s 2p के केस पे। देखिए 2s 2p ये वाला केस पे कितने इलेक्ट्रॉन है पहले तो ये देखिए। अब हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना, 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। यानी कि मैं अब 8 का हिस्सा हूं। मेरे ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कितने लोग मेरे को रिपल्शन कर रहे हैं? 7 तो देखो मेरे ही घर के बंदे हैं। हम 8 लोग थे सेकंड शेल के अंदर, मेरे ऊपर आप चेक कर रहे हो आई एम एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, आप मेरे ऊपर एक रिपल्शन चेक कर रहे हो, ठीक है ना, तो 7 तो मेरे ही लोग यार मेरे को धक्का मार रहे हैं, ठीक है ना, एंड 2 अंदर के लोग हैं जो धक्का मार रहे हैं। देखो अंदर वाले शेल मायने रखते हैं, ठीक है ना, 7 तो अपने ही बंदे हैं जो रिपल्शन कर रहे हैं एंड 2 अंदर के लोग कर रहे हैं। अब देखिए एसओपी में ये वाला टेबल देखना है, क्योंकि 1s का अलग था, इसका अलग है, ठीक है ना। अब ये वाला टेबल देखना है, अपने लोग 0.35 रिपल्शन करते हैं, अपने लोग n नंबर, यानी कि 7 इंटू 0.35, अपने लोग इतना रिपल्शन करते हैं, 7 इंटू 0.35। एंड एक कम शेल में कितने लोग हैं? 2 लोग, 2 लोग और रिपल्शन कर रहे हैं, एक कम शेल में आ जाओ। अच्छा ये नहीं देखना कि ये 1s है तो यहां से देखना, नहीं, ये हो गया बस 1s का अपने शेल में इतना है बस। उसके बाद ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये तो सिर्फ पहले वाले के लिए काम आती है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। ये हम 2s और 2p चेक कर रहे हैं, 2s और 2p की ये लाइन है, ये लाइन का मतलब क्या है कि अपने वाले 0.35, अपने से एक कम 0.85, अपने से और एक कम 1, ठीक है ना। तो अपने वाले लोग थे 7, वो 0.35 आ गया, और कम 0.85 आ गया। लो जी, और कम है कितने? 2 लोग, 2 into 0.85. Fine. If I do this calculation, so this comes out to be, this is 2.45, 1.7, so this comes out to be 4.50. Clear? And what comes out to be z star? 26 minus 4.15, this is 21.85. क्लियर? अब सबसे पहले तो ना आपके दिमाग में यार ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये आ क्या रहा है? ये आ रहा है एक्चुअली में कि अगर, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से खींच रहा है, दूसरी शेल के इलेक्ट्रॉन को कितनी ताकत से खींच रहा है? ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को तो इतनी ताकत से खींच रहा है, 26 तो देखो पहले को भी नहीं दे पाया है, जितनी इसकी टोटल पावर थी, इसकी टोटल पावर थी 26, इतनी तो ये पहले को भी दे नहीं पाया, पर पहले को काफी देख चुका, यानी कि 25.70। एंड दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये कितनी पावर से खींच रहा है? दैट इज 21.85। दिस इज एक्चुअली दैट थिंग। फाइन, कितनी पावर से आप उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो वो चीज निकल के आ रही है, ठीक है ना। फाइन, चलते हैं आगे 3s एंड 3p। अब सोचो कौन सा लगेगा, ये ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है ना। अब पहले अपने घर के लोग 0.35, इसके देखो पहले अपने घर के लोग कितने, ये नहीं जाना, ये अलग है ना, डी एक अलग कैटेगरी है यार, डी कैटेगरी अलग है, इसको काउंट नहीं करना, सिर्फ एस और पी को, सिर्फ एस और पी को, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी है, पूरे का कोई लफड़ा ही नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है ना। एस और पी एक अलग कैटेगरी, डी एक चीज ही अलग है। तो 3s और 3p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यानी कि नाउ आई एम थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन, आप मेरे ऊपर रिपल्शन चेक कर रहे हो, आप मेरे ऊपर स्क्रीनिंग चेक कर रहे हो, बिकॉज दिस इज स्क्रीनिंग, दिस इज शील्डिंग, आप ये चेक कर रहे हो। तो कितने लोग मेरे अपने हैं जो 7 हैं जो मेरे को रिपल्शन कर रहे हैं? 8 लोग थे, एक मैं हूं, 7 लोग मेरे ही हैं जो मेरे को रिपल्शन कर रहे हैं, एंड मेरे घर की रिपल्शन होती है 0.37 into 0.35।
प्लस इससे एक कम शेल वाले कितने लोग हैं? देखो ये थर्ड शेल है, इससे कम शेल सेकंड शेल है, एंड सेकंड शेल के लोग करेंगे 0.85 बिकॉज एक नीचे 0.85 उससे एक नीचे 1, यानी कि ये लोग 0.85 वाले हैं एंड ये लोग 1 वाले हैं। समझ रहे हो ये बात? ये लोग 0.35 वाले हैं, ये लोग 0.85 वाले हैं और ये लोग 1 वाले हैं। ठीक है ना? तो 0.85 वाले कितने लोग हैं? 8। एंड 1 वाले कितने हैं? ये 2। ध्यान दीजिए 7 लोग मेरे ही घर के हैं जो 0.35 रिपल्शन कर रहे हैं, फिर 8 लोग एक नीचे वाले शेल के हैं जो 0.85 रिपल्शन कर रहे हैं, एंड फिर 2 लोग और एक शेल नीचे वाले हैं जो पूरी 1 रिपल्शन कर रहे हैं। ठीक है ना? एंड इफ आई कैलकुलेट इट, आई हैव कैलकुलेटेड इट फॉर यू ऑलरेडी, दिस कम्स आउट टू बी 11.25। ठीक है ना? मैंने ये आपके लिए ऑलरेडी करके रखी हुई है। अगर कोई भी ग्राफ मतलब ये कैलकुलेशन मिस्टेक आती है आप, ठीक है ना, अपने आप से हैंडल कर लेना। वैसे मैंने ये करा हुआ कैलकुलेशन, दिस इज 11.25 एंड अगर हम ये z स्टार निकालते हैं, दिस इज 26 माइनस 11.25, दिस कम्स आउट टू बी 14.75। क्लियर? यानी कि अगर तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो ये सिर्फ और सिर्फ 14 पावर से ही खींच पा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो न्यूक्लियस की पावर है वो बहुत कम होती जा रही है। इसका मतलब बहुत दूर जाते जाते ना ऐसा हो जाएगा कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की इतनी ताकत ही नहीं लग पाएगी, इसलिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बस में होता ही नहीं है, इसलिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर। ठीक है ना? जिसको आप बोलते हो ना सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि वो न्यूक्लियस की पावर में ही नहीं था। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए ये हो गया 3s and 3d। आगे चलते हैं, अगला बंदा है 4d, सॉरी 3d। ठीक है ना? 4s के लिए बाद में कैलकुलेट करेंगे, बाहर वाला शेल बाहर ही रहेगा। ठीक है ना? लेट्स कैलकुलेट इट फॉर 3d। ठीक है ना? नाउ बहुत ही सिंपल सा फंडा है, d के लिए कौन सा लगेगा? डेफिनेटली दिस, ये फॉर्मूला लगना चाहिए। d का फंडा बहुत सिंपल है, अपने लोग 0.35 बाकी सारे 1, सिर्फ अपने लोग 0.35 बाकी सारे 1। बहुत सिंपल है, डी का फंडा ही सीधा यार। अपने लोग 0.35 रिपल्शन करते हैं, बाकी सारे लोग 1 रिपल्शन करते हैं। इसके अपने लोग कितने हैं ना? आई एम एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d एंड हम लोग कितने हैं गिनती में? 6। हम लोग कितने हैं गिनती में? 6 हैं, यानी कि 5 लोग मेरे ऐसे हैं जो मेरे हैं और रिपल्शन कर रहे हैं 0.35 के हिसाब से। सो 5 इंटू 0.35 प्लस बाकी जितने बचे हुए सारे 1 है, चाहे वो ये है चाहे ये है। देखो वैसे तो अलग अलग चाहिए था कि इस तरीके से सॉल्व करें, पर अपने कोई लफड़ा नहीं है, सारे के सारे ये 1 ही लेने हैं। ठीक है ना? तो ये मैं सारे 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 1 2, टोटल कितना है? 18 आ गए। तो 1 इंटू 18 या फिर 18 इंटू 1 मैं लिख लेता हूं इसे, अवॉइड एनी कंफ्यूजन, बिकॉज सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं, मैं पहले इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं, बाद में उनकी रिपल्शन वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है ना? सो दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली 19.75। clear? And if we calculate the z star, this is 6.25। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? डी का फंडा बहुत सीधा है, डी क्या कहता है? अपने लोग 0.35 बाकी सारे 1। कोई दिक्कत? क्लियर? अब आ जाओ 4s के इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाल के देखते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यस, कौन सा देखूं पहले? तो ये देखूं, ये देखूं या ये देखूं? डेफिनेटली फाइन। अपने लोग 0.35, अपने लोग ना। आई एम एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s, हम लोग कितने हैं? सिर्फ 2। p तो है ही नहीं है इसका, हम लोग सिर्फ 2 हैं, यानी कि हम 2 में से, इफ यू आर ऑब्जर्विंग मी, मेरे को सिर्फ एक बंदा ही रिपल्शन कर रहा है एंड अपने बंदे 0.35, यानी कि 1 इंटू 0.35, बिकॉज टोटल लोग ही 2 थे ना, तो एक ने 0.35 रिपल्शन कर दिया। यस, इससे कम n-1 शेल, इससे कम शेल वाले 0.85। देखो ये 4th है तो इसके लिए ये 3rd सारा ये हो गया, ये लोग हैं 0.85। ठीक है ना? एंड उससे एक कम शेल 1,
यानी कि ये क्या है 1, और अगर ये 1 है तो ये तो 1 ही आएगा, बिकॉज 1 से ज्यादा तो वैसे भी हो नहीं सकता। तो 0.85 वाले कितने लोग हैं, 2 और 6, 8 और 6 14, 14 इंटू 0.85। एंड ये लोग कितने हैं, 2 6 2, अल्टीमेटली 10। तो ये अगर हम वैल्यू देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 22.25। क्लियर, कोई भी दिक्कत, दिस कम्स आउट टू बी 22.25 एंड अल्टीमेटली इफ वी कैलकुलेट द z स्टार, दिस इज 26 minus 22.25, दिस इज 3.75। कोई दिक्कत, समझने वाली बात समझिए, वो ये है कि 1s के इलेक्ट्रॉन को आप 25.70 पावर से खींच रहे हो, पर 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन को आप सिर्फ 21.85 पावर से ही खींच रहे हो। 3s एंड 3p के इलेक्ट्रॉन को आप रिलेटिवली और कम पावर से, यानी कि क्योंकि दूर होता जा रहा है, 14.75 पावर से ही खींच पा रहे हो। एंड 3d का इलेक्ट्रॉन जो और दूर हो गया है उसको आप 6.25 पावर से खींच रहे हो। एंड चौथे शेल के इलेक्ट्रॉन को जो इतनी बाहर जा चुका है उसको आप सिर्फ 3.75 पावर से खींच रहे हो। याद है पावर कितनी है इसकी, आयरन की पावर है 26, पर वो लगा कितनी पा रहा है बिल्कुल बाहर वाले सेल को, मात्र और मात्र ओनली एंड ओनली 3.75। इसका मतलब बिल्कुल बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो यार इसके बस में ही नहीं है इतना, बिल्कुल बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसके बस में ही नहीं है। इसीलिए तो सोडियम पोटेशियम जैसे लोग इलेक्ट्रॉन दान कराते हैं, क्यों, वो कहते हैं छोड़ो यार, इसको रिपल्शन इतनी ज्यादा मिल रही है, इसको स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा मिल रही है कि मेरा न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा। कोई दिक्कत, तो आप निकाल के देखिए कि कितनी रिपल्शन मिल रही है, आप निकाल के देखिए, कोई दिक्कत। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट आयरन, एंड आयरन के ऊपर हमने निकाल लिया है पूरे का पूरा शील्डिंग। अब आपको क्या काम करना है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप सोडियम के 11th इलेक्ट्रॉन पे निकालना, ठीक है ना, सोडियम के 11th इलेक्ट्रॉन पे निकालना। एंड फॉर अ प्रैक्टिस आप ये सारा काम जो मैंने आयरन के लिए किया है आप ये जिंक के लिए करना। फाइन, ऑल द आंसर्स ऑफ द जिंक आई विल डू दिस इन द कमेंट सेक्शन। मैं जिंक के सारे आंसर जितने, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड 4s, कॉलम इतने ही बनेंगे, जिंक के लिए भी इतने ही कॉलम बनेंगे। क्यों, क्योंकि जिंक भी अल्टीमेटली लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में ही फिल करता है आयरन की तरह। एंड जितने भी जिंक के आंसर होंगे वो मैं सारे के सारे कमेंट सेक्शन में लिखूंगा। आप उससे पहले सारे के सारी चीजें ये जिंक के लिए ट्राई करके देखिए। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1s का रिपल्शन 0.30 होता है, किसी भी और s और p का रिपल्शन अपने शेल में 0.35, अपने से एक नीचे वाले में 0.85, उससे एक नीचे वाले में 1, ठीक है ना। एंड डी एंड एफ के इलेक्ट्रॉन्स का अपने शेल में 0.35, उससे नीचे 1, कोई दिक्कत, क्लियर, कोई भी दिक्कत। नाउ सबसे पहले हमने 1s को चेक किया, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक को तो चेक कर रहे हैं तो दूसरा बंदा रिपल्शन कर रहा होगा, दूसरा बंदा यानी कि एक ही बंदा है, वो एक बंदा 0.30 रिपल्शन करेगा, बिकॉज 1s के लिए तो ये वाली लाइन चेक होती है बस, ये तो सिर्फ बनी पहली के लिए बस, इसने 0.30 रिपल्शन कर दिया तो Z स्टार 25.70 बच गया। क्लियर, देन 2s to 2p6, बड़ा सिंपल सा फंडा है 2s to 2p6 के लिए। ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 लोग ऐसे हैं जो इसे रिपल्शन कर रहे हैं एंड 2 अंदर के लोग हैं जो इसे रिपल्शन कर रहे हैं। 7 0.35 रिपल्शन करेंगे, 2 लोग 0.85 रिपल्शन करेंगे। सॉल्व किया, डन आ गया। देन थर्ड 3s to 3p6, 7 लोग ऐसे हैं जो अपने रिपल्शन करेंगे, 8 ऐसे हैं जो उससे ज्यादा रिपल्शन करेंगे, 2 ऐसे हैं जो उससे भी ज्यादा करेंगे। 7 8 एंड 2, 7 लोग खुद के हैं, 8 एक कम शेल के हैं, 2 उससे कम शेल के। सॉल्व किया तीनों आंसर। देन 3D का लफड़ा सीधा है, अपने वाले लोग 0.35, यानी अपने तो इसके 5 ही हैं बिकॉज 6वां तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, बाकी सारे लोग 1। सॉल्व किया आंसर। देन 4s, बड़ा सिंपल सा फंडा है, अपने लोग 0.35, उससे कम 0.85, उससे कम 1, उससे कम तो डेफिनेटली 1 आएगा, तो अपना एक ही बंदा रिपल्शन कर रहा है 0.35, ये लोग थर्ड शेल के ये 0.85, ये लोग 1, तो ये तो पक्का ही 1 आ जाएगा। अल्टीमेटली सारे के सारे Z निकल गए एंड सारे के सारे Z स्टार निकल गए, Z तो निकले ही हुए थे सारे के सारे। ये बेसिकली क्या है,
इसको मत भूल जाना यार, ये निकला हुआ सिग्मा, दैट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कोई दिक्कत? फाइन। आपको बेसिकली सारे का सारा जिंक के लिए बना के सारे स्क्रीनिंग वैल्यूज एंड ये जो Z स्टार्स बन रहे हैं ये कैलकुलेट करके देने हैं। जरूरी नहीं है कि सारे आए, आपको देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आ सकता है कि सिर्फ 4s के लिए या 3D के लिए कैलकुलेट करिए, ये चीजें आ सकती हैं। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड से। कुछ चीजें उससे पहले पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वी आर समिंग अप दैट बिफोर गोइंग टू द पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है ना? फाइन, कोई भी दिक्कत? चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन लगे रहिए, पढ़ते रहिए मैं आपके साथ।